हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज बारी है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक जनरली अगर देखा जाए तो एक जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ क्या मेंटेन करते हैं, वो लोग अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, जो कोई भी बिजनेस के डेली के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस ट्रांजैक्शंस की एंट्री सब्सिडरी बुक में की जाती है। सब्सिडरी बुक के ही बेसिस पे जर्नल एंट्री बनाई जाती है। जर्नल एंट्री के ही बेसिस पे लेजर्स बनाए जाते हैं। लेजर्स के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के ही बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। और फाइनल अकाउंट बनने के बाद ट्रेडिंग और पीएल वगैरह बना के अपन प्रॉफिट निकाल लेते हैं और बैलेंस शीट बना देते हैं। ये काम जो है हर बिजनेस करता है, हर छोटे से बड़ा बिजनेस क्या करता है, यही काम करता है। ठीक, लेकिन होता है जब बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा होता जाता है और कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि भाई बिजनेस एक था तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज लेकिन देखा जाए तो बहुत कंपटीशन है। और कंपटीशन से अगर आपको निपटना है तो आपको बिजनेस का परफेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और बिजनेस के परफेक्ट मैनेजमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया है, अब बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से देखते हुए बिजनेस का जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट बदला, उसका रूप बदला, उसके हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंट की बहुत सारी ब्रांचेज स्टार्ट हो गए। टाइप्स नहीं बोल सकते बल्कि उसको क्या बोलेंगे, उनकी ब्रांचेज स्टार्ट हो गए। जैसे कि आपने पढ़ा कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी अलग एक ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा अगला होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसी प्रकार बहुत सारी अकाउंटिंग्स होती है। उसी में से एक चीज आके उभर कर सामने आता है और वो है तुम्हारा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब होता है पैसे को कॉस्ट करता है। अब देखो कॉस्ट कैसे होता है, देखिए अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मान लीजिए आपका सेल्स है 130 रुपये और आपके बिजनेस का कॉस्ट है मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट कितना अर्न करते हो, 30 रुपीज़ आप प्रॉफिट अर्न करते हो। समय के साथ अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते हो, बिल्कुल बढ़ाना चाहते हो। अगर आपको अपना प्रॉफिट 30 से 40 रुपये करना है तो बताइए क्या करोगे यहाँ पे? सेल्स आप बोलो सर 140 कर देंगे, कॉस्ट को ही बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट कम करेंगे और सेल्स को बढ़ा देंगे। भाई आपको 40 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, मैं बोल रहा हूँ क्या करोगे? तो मैं सेल्स बढ़ा दूंगी। ठीक, आपका सवाल बिल्कुल सब जवाब सही कि सर मैं सेल्स को 140 रुपये कर दूंगी तो भाई मैं प्रॉफिट कितना कमाने लगूंगा या कमाने लगूंगी 40 रुपया। प्रॉफिट कितना कमाओगे, 40 रुपये आप कमाने लगोगे। परंतु आज के दौरान ये जो कॉन्सेप्ट आपने लगाए ना, ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। भैया कॉम्पिटिशन बहुत है। अगर आप अपने माल का रेट 130 से 140 रुपये करोगे ना, ग्राहक जो है दूसरे कने शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाजू में उसको 130 रुपीज़ में माल बिक रहा है, आपका माल धरा का धरा रह जाएगा। अगर कंपटीशन से निपटना है तो आप सेल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना है, अगर आपको प्रॉफिट 40 रुपये करना है तो आपको सेल्स तो वही रहेगा भैया, कॉस्ट आपको 90 करना पड़ेगा। और कॉस्ट 90 कैसे होगा, परफेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू। जब आप हर एक चीज़ का एनालिसिस करोगे, हर एक चीज़ का रिसर्च करोगे और हर एक डाटा आपके सामने बाकायदा क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक तरह से कॉस्ट जो है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पूरी कॉस्ट का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे। हमारे बिजनेस में कैसे मटेरियल लगता है, किस तरह से लेबर्स काम होते हैं। कोई भी बिजनेस का कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये तीन चीज़ों से मिलकर कॉस्ट बनता है। उसी की पूरी डिटेल जो बातें हम करेंगे, किस प्रकार मटेरियल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मटेरियल को कितना, कब किस मटेरियल को निकालना है, कब मटेरियल को आना है, सारी बातें अपन किस में करने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड करने वाले हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटली कॉस्ट का परफेक्ट मैनेजमेंट ही सिखाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सर हम कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे, उसकी रेंज क्या होगी? तो देखिए अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है तो आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। और आपका कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा की तरह बिजनेस। लेकिन इस बार आप कैसे बिजनेस रहोगे, एक प्रोडक्शन हाउस बिजनेस रहोगे। आप कंपनी की तरह सोचना अपने आप को, कि अपने आप को क्या समझना कि मैं कंपनी हूं और मैं क्या करता हूं, माल को बनाकर बेचता हूं। क्या करता हूं, बनाकर बेचता हूं। तो अपन सारी बात करेंगे। तो देखिए आपने बहुत पहले डिस्कवरी चैनल में एक फैक्ट्री मेड नाम की सीरियल आता था, सॉरी एक शो आता था फैक्ट्री मेड नाम का। उसमें क्या होता था, हम लोग देखते थे फैक्ट्री मेड में कि सबसे पहले कोई वस्तु को चीज होता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँ, जैसे कि ये टेबल ही को रखूँ, टेबल, फर्नीचर का बिजनेस को, मैं एक फर्नीचर के बिजनेस को इमेजिन करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले अपन कहाँ जाते हैं, जंगल जाते हैं। जंगल यानी कि नेचर से, जंगल से लकड़ी से काट के, पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को काट के लकड़ी लाया जाता है, पूरा लकड़ी का लट्ठा लाया जाता है। अब वो लकड़ी का लट्ठा कहाँ पहुँचता है, स्टोर में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, स्टोर में, जहाँ पहले से ही बहुत सारी लकड़ी वगैरह क्या रहते हैं, वुड वगैरह पड़े रहते हैं।
अब ये माल जो है स्टोर से लेकर कहाँ पहुँचता है, फैक्ट्री में पहुँचता है। अभी माल पहुँच जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जैसे ही लकड़ी पहुँचता है तो फैक्ट्री में लकड़ी पहुँचने के बाद वो क्या बन जाता है, फैक्ट्री में माल बनकर तैयार हो जाता है, फर्नीचर बन जाता है। ठीक, अब देखिए इसी को खर्चे से डिनोट करेंगे। आप पहले तो आप नेचर के पास गए, वहाँ से गुड्स परचेस किए, तो भाई कुछ खर्चा लगा होगा, आपको कुछ पैसे दिए होंगे। फिर नेचर से लेकर स्टोर तक माल को लेकर आए होंगे, तो उसमें कुछ खर्चा लगा होगा, सही बात है। उसके बाद स्टोर में आपने माल में रखे, तो स्टोर में बहुत सारे लोग, वर्कर लोग इससे जुड़े होंगे स्टोर से। स्टोर में क्लर्क बैठा होगा, वॉचमैन बैठा होगा, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वहाँ का पूरा दुनिया भर के उस छत के नीचे जो भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे, रेंट वगैरह सब मिला के वो खर्चे हो गए। फिर ये कच्चा माल जो है स्टोर से कहाँ पहुँचा होगा, फैक्ट्री पहुँचा होगा, तो इस बीच के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फिर फैक्ट्री के नीचे जैसे क्या होगा, फैक्ट्री की छत के नीचे जितने भी खर्चे होते हैं, फैक्ट्री का सुपरवाइजर होगा, फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे, फैक्ट्री का वॉचमैन होगा, फैक्ट्री में क्लर्क वगैरह बैठे होंगे, सर्विसमैन्स वगैरह बैठे होंगे, सब एक छोटा सा, मतलब ऑफिसर से लेकर एम्प्लॉय तक, छोटा सा एक प्यून तक, सारे लोगों का खर्चा। फैक्ट्री का रेंट हो गया, मशीनों का खर्चा, मशीनों का मेंटेनेंस का खर्चा, दुनिया भर का खर्चा यहाँ पे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब माल आपका कहाँ पहुंचा, अब भाई माल को बेचना है तो उसकी माल को बेचना पड़ेगा, इतना बड़ा बिजनेस को मैनेज करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफिस की। तो फिर ऑफिस का खर्चा, अब एक तो किसको डेवलप करना पड़ता है, एक प्रोडक्शन हाउस को ऑफिस भी डेवलप करना पड़ेगा, तो ऑफिस का खर्चा, भाई माल ऑफिस से खर्चा हो जाएगा। अब माल को आप बेचोगे, कहाँ से बेचोगे, माल को शोरूम से बेचोगे, कहाँ से बेचोगे, शोरूम से बेचोगे, तो शोरूम का खर्चा। दूसरा किसका खर्चा, शोरूम का खर्चा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं, वो खर्चा। ठीक, तो शोरूम का खर्चा हो गया। अब शोरूम के पास कौन पहुंचा भैया, कंज्यूमर। अब वो माल किसको मिल गया, कंज्यूमर को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ये है कि कोई भी गुड्स का कॉस्टिंग कहाँ से कहाँ तक होता है, नेचर से लेकर जितने भी खर्चे होते जाते हैं, जब तक माल किसके हाथ में रहता है, बेचने वाले के हाथ में रहेगा, कस्टमर प्रोड्यूसर के हाथ में। जब तक माल प्रोड्यूसर के हाथ में रहेगा तो कहाँ से, नेचर से लेकर शोरूम के एंड तक, मतलब कस्टमर के हाथ में देने के पहले तक जो भी खर्चे होंगे, सब खर्चे क्या कहलाते हैं आपके बिजनेस में, कॉस्ट कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आप कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हो कि एक सेल्स नेचर से लेकर, शुरुआत से लेकर एंड तक जो खर्चे हम लोग करते हैं उसका सारा मैनेजमेंट ही बारे में ही अपन क्या पढ़ने वाले, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, देखिए कॉस्ट जो होता है कोई भी बिजनेस में, कोई भी प्रोडक्शन हाउस में, कॉस्ट 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है मटेरियल। क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन करोगे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी। दूसरा होता है लेबर्स। अब लेबर्स को हम लोग वेजेस भी बोलते हैं, मजदूरी, लेबर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, मजदूरी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है खर्चा, हिंदी में इसको ऊपरी व्यय बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय। अब देखिए मटेरियल, अब मटेरियल बच्चों 2 प्रकार का होता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना। मटेरियल 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल। क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल क्या, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल कहने का मतलब है, जैसे कैलकुलेटर है, बिल्कुल कच्चा माल, एक कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर हम कंज्यूमर है, तो कैलकुलेटर हमारे हाथ में आया कि नहीं आया। जिस कंपनी ने इसको बनाया होगा तो इसमें देखो बटन लगे हुए हैं, इसमें इसकी बॉडीज वगैरह लगे हुए कि नहीं लगे हुए, जो चीज़ इसमें लगा हुआ है, तो जो चीज़ लगा हुआ और फाइनली कंज्यूमर के हाथ में जो पहुंचेगा जो मटेरियल, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं, मतलब जो गुड्स में लगेगा, जो कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने वाला, वही तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अगर आप टूथपेस्ट करते हो कि टूथपेस्ट का जो पूरा पैकिंग वाला मटेरियल है, जो पूरा उसके अंदर का जो पेस्ट है, वो सारा मटेरियल कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर में बैठते हो, लकड़ी, सनमाइका, क्या है ये सब, डायरेक्ट मटेरियल। क्या है, मतलब वो मटेरियल, मतलब गुड्स का वो भाग जो कंज्यूमर के हाथ में पहुंचेगा, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। हाँ जी, फर्नीचर में ग्लू लगता है जी, वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, बिल्कुल डायरेक्ट मटेरियल है वो भी। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों किसकी, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, देखिए अब ये जैसे ये जो कैलकुलेटर बनाया गया होगा, तो कैलकुलेटर बना होगा मशीनों से, तो मान लो मशीन से बना होगा, तो मशीन में ऑयल डाले होंगे, मशीन में ग्रीस लगाए होंगे, है ना। तो ये भी तो मटेरियल है, ये भी क्या है, उसका नट बोल्ट टूट गया होगा, बीच बीच में नट बोल्ट बदलना पड़ता होगा, उसको धार करना पड़ता होगा मशीन वगैरह को, तो वो भी, उसके लिए भी तो मटेरियल लगता होगा। तो ये कौन सा मटेरियल है, ये मटेरियल क्या कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है, मटेरियल तो लग जरूर रहे हैं लेकिन कंज्यूमर के हाथ तक पहुंच नहीं रहे हैं। इसको कहते हैं अपन लोग कौन सा मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है। सेम वैसी होता है लेबर्स या फिर वेजेस, लेबर या फिर क्या, वेजेस। पहला होता है डायरेक्ट वेजेस, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस, या फिर इसको डायरेक्ट वेजेस बोल लो, या फिर इसको आप कह सकते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कह सकते हैं, या फिर इसको आप बच्चों कह सकते हैं प्रोडक्टिव लेबर। क्या बोल सकते हैं,
प्रोडक्टिव लेबर बोल सकते हो या प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आप लोग को चालू कर रहा हूँ। तो अब बारी आती है किसकी, डायरेक्ट लेबर। देखिए फैक्ट्री में ये कैलकुलेटर कहाँ बना होगा, अपन एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये कैलकुलेटर बना कहाँ होगा, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में नो डाउट मशीन से बना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली कोई बंदा इसको बैठ के बनाया होगा ना अपने हाथों से, डायरेक्टली कैलकुलेटर को बनाया और कोई काम नहीं उसका, डायरेक्ट उसने इस कैलकुलेटर पे पूरा समय दिया और कैलकुलेटर को अपने हाथ से बनाया पूरा सिस्टमैटिक ढंग से एक बंदे ने। तो उसको क्या दोगे, उसका मजदूरी नहीं दोगे, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या बोलते हैं, मतलब वो गुड्स पे लेबर, मतलब वो गुड्स जिस पे डायरेक्टली वर्क किया गया जो कंज्यूमर के हाथ में पहुंचेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। जैसे कि आप फर्नीचर बना रहे हो, जैसे कि आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, कैलकुलेटर के बिजनेस को मैं साइड में रखता हूँ। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो तो देखना कारपेंटर आता है और पूरा टेबल बनाता है। हम पूछते भैया एक टेबल बनाओगे कितना लेगा, तो बोलेगा भैया मैं एक टेबल बनाने का 500 रुपये लूंगा। तो 2 टेबल बनाने का 1000, 3 टेबल बनाने का 1500। तो मतलब वो अपना सीधा टेबल की बात कर रहा है कि भाई मैं टेबल बनाने का इतना रुपये लूंगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। मतलब वो गुड्स पे लेबर देना जो गुड्स कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने वाला है, उसको बोलते हैं पल्लू क्या, डायरेक्ट लेबर कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। हाँ पेंट कर रहा हो बकायदा, जो मतलब इन्वॉल्व, जो बंदा डायरेक्ट मटेरियल पे इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अगर अब आप बोल रहे हो सर पेंट कर रहे हो, तो पेंट की बात कर रहे हो कि उस पर काम करने की बात करो, पेंट की बात करोगे मटेरियल में आ जाएगा। पेंट कर रहा तो लेबर ही तो पेंट कर रहा है, तो लेबर अपना वो लेगा ना अपना चार्जेस। हाँ कोई बंदा अगर आके लेबर पेंट कर रहा है टेबल पे, तो उसका भी क्या ले रहा है, अपना चार्जेस ले रहा है, तो भी डायरेक्ट लेबर है। हाँ सिर्फ पेंट की अगर आप बात करोगे तो वो पेंट किस में हो रहा है पहले ये देखिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी भी तो पेंट होती है। बोले ना मेरे गाड़ी में नैरोलैक का पेंट लगा है, सुने हो कि नहीं सुने हो। ये तो ऐड आया था ना बीच में रणवीर सिंह का, बोलते ना गाड़ी में मेरे गाड़ी में भी मतलब गाड़ियों में भी नैरोलैक का पेंट लगा है बोलते हैं ना। तो पेंट जो लगा वो भी तो डायरेक्ट मटेरियल है ना। आप लोग को ऑयल जब गाड़ी लेके जाते हो तो आपको ऑयल डाल के देता है ना गाड़ी में। आपको देखना जब पहली बार नया गाड़ी खरीदते हो बकायदा देखना ऑयल डाल के देता है ना। कैसा मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल। कैसा मटेरियल है, मतलब सारे मटेरियल जो कंज्यूमर के फाइनल हाथ पहुंचेंगे उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ओके ठीक है, तो ये डायरेक्ट लेबर की बात हो गई, समझ में आ गया डायरेक्ट लेबर। दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट लेबर। कौन सा लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है भाई, फैक्ट्री में डायरेक्टली कोई बंदा, चलो हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, कारपेंटर उसमें वर्क कर रहा है, लकड़ी वकड़ी काट पीट को टेबल बना रहा है, वो कौन सा लेबर है, उसको जो पैसा दे रहे हो वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन उस फैक्ट्री में एक वॉचमैन बैठा है, एक क्लर्क बैठा है जो हिसाब किताब देख रहा है, अकाउंटेंट बैठा है जो हिसाब किताब देख रहा है, कैसा लेबर है ये, इनको भी तो सैलरी दे रहे होगे, इनडायरेक्ट लेबर। कैसा लेबर है, कोई बिजनेस कोई उस फैक्ट्री में सुपरवाइज कर रहा है या ऑफिस में काम चल रहा है, सारे खर्चे कौन से खर्चे में आएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे। समझ में आ रहा है। शोरूम में कोई सेल्समैन काम कर रहा है, कैसा लेबर है ये, इनडायरेक्ट। सेल्समैन को सैलरी दे रहे हो या उसको कमीशन दे रहे हो, कैसा लेबर है ये, इनडायरेक्ट लेबर है। समझ में आ गया। मतलब जो बंदे को देते हो लेबर कहलाता है, जो बंदे को अपन जो कुछ भी देते हो क्या कहलाता है, लेबर्स। समझ में आ गया। तो चाहे अगर आप फैक्ट्री डायरेक्टली जो बंदा लगा हुआ इन्वॉल्व हो उसको डायरेक्ट लेबर बोलेंगे, और जो इनडायरेक्टली लगा उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। क्लर्क का काम कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट है उसका काम कर रहा है, फैक्ट्री का मैनेजर है, इनको सैलरी दे रहे, कैसा है, इनडायरेक्ट है, नहीं पहुंच रहा ना कंज्यूमर तक। बिल्कुल समझ में आ गया क्या है वो, इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है, ठीक है। ये अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देगा तो क्वालिटी में इफेक्ट पड़ जाएगा, इसके में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, इसके मैनेजमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया। अब बच्चों खर्चों की बात आती, तो खर्चे 3 प्रकार के होते हैं। पहला खर्च होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक फैक्ट्री के छत के नीचे, एक फैक्ट्री के छत के नीचे और फैक्ट्री से इर्द गिर्द जितने भी खर्चे होते हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। इसके बाद अगला खर्चा होता है कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन। भाई बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन या फिर क्या कहेंगे, ऑफिस ओवरहेड्स कहेंगे। मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे सारे खर्चे कौन से खर्चे कराएंगे, ऑफिस के छत के नीचे जो भी खर्चे करोगे सारे खर्चे ऑफिस ओवरहेड। समझ में आ गया। अब फाइनली आता है बच्चों कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मतलब सेल्स डिपार्टमेंट, शोरूम के छत के नीचे, क्या शोरूम के छत के नीचे जो भी खर्चे करोगे गोडाउन से रिलेटेड सारे खर्चे कौन से खर्चे होंगे, सेलिंग ओवरहेड। बाकी इसकी डिटेल में बात करेंगे। इन सब से मिलकर क्या बनता है बिजनेस में, कॉस्ट।
जब इसी को सेल करते हो जो बीच का मार्जिन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। नहीं आया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया कॉस्ट में? तो इस चैप्टर में हम पूरा यही चीज सीखेंगे कि शुरुआत से लेकर एंड तक किस प्रकार खर्चे होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था कॉस्ट से रिलेटेड, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे। आज हम लोग यूनिट 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट 1 की। यूनिट 1 में आज हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर देखो, वैसे तो उसमें थ्योरी है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन थ्योरी है, वो पढ़ना किसका काम है? आपका काम है। आज बारी किसकी है? मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग की बारी है। तो आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो देखिए, मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें क्या होता है समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि माल जो कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल को कहाँ रखा जाता है? स्टोर में। और ये मटेरियल कहाँ पहुँचता है? स्टोर से फैक्ट्री में सप्लाई किया जाता है। ये फैक्ट्री में क्या किया जाएगा? माल यहाँ से यहाँ सप्लाई किया जाएगा फैक्ट्री की ओर। तो देखिए, जब रॉ मटेरियल आप स्टोर से फैक्ट्री में सप्लाई करते हो तो उसका एक मेथड होता है कि कौन से मेथड से सप्लाई करना है। क्योंकि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ वो अलग अलग भाव से खरीदा हुआ है। क्योंकि भाई रॉ मटेरियल आप खरीदते रहते हो, कभी उसका रेट 10 रुपये हो सकता है, कभी 20 रुपये हो सकता है, कभी 25, तो कभी 5 रुपये। तो कैसे उसको से भेजना है उसके बारे में रूल देखेंगे। तो अभी अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो अपने आप को एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, और वो कैरेक्टर होगा आप स्टोर क्लर्क समझना अपने आप। क्या मानना? कि आप स्टोर क्लर्क हो और आप स्टोर में बैठे हो। आपका काम सिर्फ ये है, जो कच्चा माल आपके पास आया उसको रिसीव करना है, और जब फैक्ट्री से ऑर्डर आए कि भाई माल क्या करो, सप्लाई करो, तब वहां से क्या करना है? आपको माल को सप्लाई करना, मतलब इशू करना है। ठीक है, इसके बारे में है। ठीक, तो अपने आपको एक कैरेक्टर मान के चलो। ठीक है, और आपका कैरेक्टर क्या है? बोल दो। हाँ, तो देखिए, सबसे पहला अपन मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ स्टोर अकाउंट। हम लोग को स्टोर अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टोर अकाउंट। तो इसका पहला मेथड होता है नंबर 1, फीफो मेथड। क्या बोलते हैं? फीफो मेथड। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, अच्छे से ध्यान रखना इस मेथड से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मतलब जब आपको माल को इशू करना है ना, तो जो पहले आया उसको पहले भेजो लाइन से। जो पहले आया उसको पहले भेजो, जो बाद में आया उसको बाद में। ठीक है, ऐसा फीफो मेथड। पहले आना पहले जाना पद्धति। दूसरा होता है लीफो मेथड। लीफो मेथड का मतलब होता है बच्चों लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये हुआ जो सबसे लास्ट में आया उसको पहले भेजो, जो लास्ट में आया उसको पहले भेजो। जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, जब भेजने की बारी आई तो पहले 3 को भेजना, फिर 2 को भेजना, फिर 1 को भेजना। आया बात समझ में? ठीक। नंबर 3 होता है हीफो मेथड। कौन सा मेथड? हीफो मेथड। हीफो मेथड मतलब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जिस मटेरियल का वैल्यू सबसे हाई होगा उसको पहले भेजो। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 होता है बेस स्टॉक प्राइस मेथड। इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, बेस स्टॉक प्राइस मेथड। इसके अलावा अगला होता है नंबर 5 एवरेज प्राइस मेथड। क्या होता है? एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड होते हैं, हालांकि ये 2 प्रकार का होता है एवरेज प्राइस मेथड। सबसे पहला होता है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, और दूसरा होता है आप लोगों का वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्या होता है? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ऑल राइट, ये होता है। क्लियर आप सभी को? चलिए, अभी हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। पहले आना पहले जाना पद्धति, बाद में आना पहले जाना पद्धति, मतलब उच्च सबसे ज़्यादा मूल्य वाला हाईएस्ट इन मतलब उच्च पद्धति बोल सकते इसको अपन लोग। ठीक है, सर्वोच्च आना पहले जाना पद्धति, और अंत में बेस स्टॉक पद्धति है जो है, और एवरेज प्राइस मेथड है, औसत मूल्य पद्धति। क्लियर है आप सभी को? नोट करिए। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। अब आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बताएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। IMP लगाओ इस क्वेश्चन को, पहले तो IMP लगाओ। ठीक है, 15 मार्क्स में देगा आप लोग को डायरेक्ट यूनिट 1 में ना। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फीफो मेथड। कौन से मेथड से? फीफो। देखिए क्या लिखा है, रिसिप्ट का कॉलम दिया और इशू का। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया है, इस डेट को स्टोर ने रिसीव किया। 3 दिसंबर को 200 किलो रिसीव किया, 18 तारीख को 300 kg, उसके बाद फिर 28 तारीख को 50 kg। सबका रेट वगैरह सब कुछ क्या किया, डेट बाई डेट क्या किया हुआ, दिया हुआ है। क्वांटिटी, डेट और वैल्यू सबका दिया है, रेट वेट। ठीक है, आपको क्या बोला, फीफो मेथड से क्या बनाइए, स्टोर लेजर अकाउंट। क्या बनाना है? तो देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है तो पहले कॉलम क्रिएट करेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले आप लोग कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से। ठीक है, ये हमने कॉलम क्रिएट कर लिया। अब कॉलम क्रिएट कर लेना।
अब देखो यहाँ पर ना एक कॉलम होगा डेट का, छोटा सा कॉलम होगा डेट का, एक कॉलम होगा रिसिप्ट का और एक बैलेंस वगैरह का। देखिए सॉल्व करते एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये वाला कॉलम जो होगा थोड़ा सिंपल कर लेते हैं और थोड़ा सा इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट है ना, ये आपके पूरे कॉपी में यूज़ करेंगे आप। देखिए ऊपर हेडिंग लिखना है स्टोर लेजर अकाउंट। क्या लिखोगे? स्टोर लेजर, ऐसा लिखना है स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट लिखना। और कौन से महीने के लिए? दिसंबर का महीना दे रहा है ना, तो लिखना फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्या लिखना? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर 2000 डेट दिया है क्या इसमें? एक सेकेंड, ईयर दिया है क्या? ईयर नहीं दिया तो छोड़ो, ईयर को मारो गोली, दिसंबर ही ले लो। देखो ये कॉलम जो होगा वो हमारे डेट का कॉलम हो जाता है, ये वाला कॉलम रिसिप्ट का कॉलम हो जाएगा, ये वाला कॉलम इशूड का कॉलम हो जाएगा। जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही बनाना, आंसर आपका हमेशा आएगा। ये वाला कॉलम जो होगा बैलेंस का कॉलम होगा, ये वाला कॉलम आपके क्वांटिटी का कॉलम हो जाएगा, ये रेट का कॉलम हो जाएगा, उसका रेट क्या है, और ये आपके अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। फिर ये वाला कॉलम क्वांटिटी का, ये कॉलम रेट का और ये वाला कॉलम अमाउंट का। फिर क्वांटिटी का कॉलम, रेट का कॉलम एंड देन फिर किसका कॉलम? अमाउंट का कॉलम। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर है बुक को? ठीक है, चलो समझो। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला डेट बाय डेट चलना पड़ेगा, ठीक है, डेट बाय डेट। देखो अगर आप हो स्टोर क्लर्क, अगर आपको कुछ भी चीज़ रिसिप्ट होगा तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे? रिसिप्ट वाले कॉलम में। पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे? सॉरी, इशूड करोगे, मतलब आप फैक्ट्री को इशू करोगे, बाहर निकालोगे माल तो इशूड वाले कॉलम में, और कुछ बच जाए तो फिर बैलेंस में। स्टोर में आएगा तो रिसिप्ट में, स्टोर से जाएगा तो इशूड में, स्टोर में बचेगा तो बैलेंस में। ऑलराइट, चेक करिए सबसे पहले, क्या पहले से कोई बैलेंस है क्या? क्वेश्चन को पढ़िए कहीं भी, क्या पहले से लिखा इतना रुपये बैलेंस रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ था? अगर होता तो बैलेंस वाले कॉलम में लिख लेते, परंतु ऐसा नहीं है। चलो डेट देखो, डेट बाय डेट। सबसे पहला डेट क्या दिख रहा है? 3 दिसंबर। दिसंबर 3 क्या कौन से कॉलम में? रिसिप्ट हुआ है। दिसंबर 3 को आपने 200 किलो माल रिसिप्ट किया है, वो भी कितने रुपए के रेट से? 20 रुपए के रेट से रिसिप्ट किए हो ना। कौन से कॉलम में आओगे? रिसिप्ट में। रिसिप्ट में डालना 3 दिसंबर, कितना क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी में डालना। रेट क्या है? 20 रुपीज़। रेट है 20 रुपीज़। तो बताओ कितने का माल लाए? 4000 रुपये का माल लाए। कौन सी तारीख को है? 2 दिसंबर को हुआ। 3 दिसंबर सॉरी, क्या 3 दिसंबर को आपने इशूड किया है क्या इस तारीख को? नहीं सर। क्या इशूड किया? नहीं सर। तो वहाँ डाल देना डैश, ठीक है। तो अब देखिए बैलेंस क्या बचा आपके पास? कितने का बैलेंस बचा? 200 किलो का माल बचा, 20 रुपए के रेट से कितने रुपए का माल? 4000 का माल। समझ में आ गया? इस तरह से क्या कर देना? क्लोज कर देना। समझ में आ गया? अब अगले साल आ जाइए, ठीक है, सॉरी अगले दिन आ जाइए। अगला डेट कौन सा आ रहा है? देखो 4 दिसंबर डेट दिख रहा है। क्या हो रहा है 4 दिसंबर को? सर इशूड हो रहा है। क्या हो रहा है? इशूड कितना? 100 किलो। रूल क्या है? फीफो, पहले आएगा पहले जाएगा। बट यहाँ तो एक ही प्रकार का माल है तो 200 से ही लिख लेगा। तो कौन सा क्या कर रहे हो आप 4 दिसंबर को? नहीं आया समझ में? रिसिप्ट देखो, रिसिप्ट करोगे रिसिप्ट वाले कॉलम में, इशूड करोगे इशूड वाले कॉलम में। पहला डेट बाय डेट बनाना है। तो बताओ पहला डेट क्या था? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को क्या कर रहे हो? तो रिसिप्ट वाले कॉलम में आना। आगे रिसिप्ट में लिख दो रेट, 200 कीजिए, 20 रुपए के रेट से 4000 का माल। क्या इस तारीख को इशूड कर रहे हो? नहीं सर। तो वहाँ डैश डाल दो। अब आपके पास माल कितना बच गया? 200 किलो, लिख दिए रेट। अब अगला डेट देखो कौन सा है? 4 दिसंबर। और 4 दिसंबर को कर क्या रहे हो आप लोग? सर इशूड कर रहे हो, तो फिर इशूड वाले कॉलम में आएंगे। किस में आएंगे? इशूड। चलो इशूड वाले कॉलम में आ जाओ। तुम्हारे पास माल कौन सा पड़ा है जी? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब वही बता रहा हूँ, सुनो। तो अब आपके पास माल कौन सा है? 200 किलो माल है। अब चूंकि ये फीफो मेथड है तो यहाँ तो अभी तो अकेले ही 200 माल है ना, इसी में से लिख लेगा। जो माल है उसी में से निकालो, जो माल है उसमें से निकालो। तो 200 में से कितना दोगे? 100 kg निकालना है ना, 100 kg निकाल दो। रेट क्या है इसका? 20 ही है। तो 20 रुपए के रेट से कितने का माल निकल गया? 2000 का निकल गया। तो 200 में से 100 निकल गया। तो बोलो अब माल बचा कितना? बैलेंस क्या है? 100। रेट क्या है? 20 रुपये। कितना हो गया? 2000। नहीं आया समझ में? और इसको क्या कर देना? क्लोज कर देना। ठीक। अब चेक करो 4 दिसंबर के बाद अगला डेट कौन सा है? चेक करो सर, 10 दिसंबर दिख रहा है। 10 को भी क्या हो रहा है? इशूड हो रहा है, जा रहा है। तो फिर कौन से कॉलम में लिखोगे 10 दिसंबर को? इशूड वाले कॉलम में। कितना जा रहा है? 50। तो 100 में से 50 निकाल के दे दो। 20 रुपए का रेट है माल का, तो दे दो कितना? 1000 का माल। अब माल कितना बचा बोलो? 50। 50 बचा। रेट कितना? 20 के भाव का कितना रुपए का? 1000 का बैलेंस बचा। क्या कर दो? क्लोज। अब बच्चों देखो अगला डेट कौन सा है? 18 दिसंबर को। क्या कर रहे हो? रिसिप्ट कर रहे हो। तो रिसिप्ट वाले कॉलम में आ जाओ। 18 दिसंबर को किस में लिखना? कितना रिसिप्ट कर रहे हो बोलो? क्या रेट है?
18 रुपये, मल्टीप्लाई करो 5400। क्या इस तारीख को आपने इशूड किया? नहीं सर नहीं किया, तो बस क्या कर दो, डैश कर दो। ठीक, क्या कर दो, डैश कर दो। ठीक है, अब बैलेंस देखो क्या है। पहले से आपके पास 50 का माल है, पहले से आपके पास कौन सा माल है, 50, तो उसको एज इट इज लिखो। पहले से आपके पास 50 का माल पड़ा है, 20 रुपए के रेट वाला, 1000 का माल पड़ा है, एज इट इज लिख दो। अभी रिसेंटली कितना माल आया, 300 आया, 300 को ले लो, उसके बाद लिखो 300। समझ में आ गया? 18 रुपए के रेट से कितने का माल, 5400 का। समझ में आ गया? इस प्रकार से टोटल माल कितने का है, ऐसा लिख देना। हाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखो कि चल जाएगा। क्लियर है? क्या कर देना, इसको क्लोज कर देना। ठीक, अब 18 के बाद देखो बच्चों अगला डेट कौन सा है, 20 को है, इशूड कर रहे हो, तो फिर 20 तारीख को डालना, 20 दिसंबर को डालना इशूड वाले कॉलम में। कौन से कॉलम में? कितना इशूड कर रहे हो, 300 kg। अभी चूंकि ये फीफो मेथड, आराम से फीफो है, तो पहले देखो दो प्रकार का माल है, 50 और 300। पहले कौन सा निकालोगे, आपको देना कितना, 300 देना ना आपको, तो पहले कहाँ से, नहीं 300 देना, कितना देना, 300 ना, हाँ पहले कहाँ से निकलेगा, 50, 50 ही है ना, दे दो 50। 20 रुपए के रेट से कितना दे दिए, 1000 का माल दे दिए, तो 300 में से 50 दे दिए, अब कितना बच गया, 250। अब 50 तो खत्म, अब 250 कहाँ से निकलेगा, 300 से निकलेगा, तो 250 निकाल के दे दो। 300 से रेट क्या था, 18, मल्टीप्लाई करो, 4500 रुपए का माल आपने दे दिया। अब आपके पास बचा कितना बैलेंस बताइए, 50 तो खत्म, तो बचा कितना, 50, और कौन से भाव वाला, 18 वाला। वेरी गुड, 18 वाला बचा ना, कितना, 900 का माल। नहीं आया समझ में, क्या कर देना, क्लोज कर देना। समझ आ गया? इसके बाद अगला डेट देखो कौन सा है, 28 दिसंबर। क्या हो रहा है, 28 दिसंबर को रिसिप्ट हो रहा है, कितना, रेट बोलो, 15 का माल, मल्टीप्लाई करो, 750 कि 15, 700, हाँ 750। ठीक है, क्या इस तारीख को इशूड हुआ, नहीं सर, तो बैलेंस क्या बचा, पहले से पास 50 का माल था, 18 रुपए के रेट से लिख दो 900 रुपए का माल, और अभी रिसेंटली कितना आया, 50 का आया, कितने रुपए का, 15 रुपए के रेट से कितने का, 750 का। नहीं आया समझ में, टोटल कर लेना, 1650, 1650। चलो अब आ जाओ, अगला डेट कौन सा है, 30 दिसंबर को। बच्चों देखो 30 दिसंबर को क्या हो रहा है, इशूड हो रहा है, कितना, 100। तो सर पता ही है, पहले कहाँ से निकाले, ये वाला, तो ये वाला दे दो, 18 के भाव वाला कितना दे दो, अपने को स्टोर कलर समझो, 900 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर कितना, फिर 50 दे दो, कितना, 15 रुपए के रेट से 750 दे दो। क्या बचा है, नील, तो बैलेंस क्या आ गया, नील। देखिए आया बैलेंस नील, तो जब कभी भी याद रखना, बैलेंस जब नील आ जाए, क्या आ जाए, तो आपको टोटल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस अगर नील नहीं आता तो यहीं पे क्लोज करके छोड़ देते हैं अपन लोग। बैलेंस अगर कुछ बचता तो छोड़ देते हैं यहीं पे, लेकिन जब बैलेंस नील आ जाए तो अब क्या करना, टोटल करना। क्या करना, टोटल करना। कैसे टोटल करोगे सर, देखिए क्वांटिटी का टोटल कर लो और इधर अमाउंट का टोटल कर लो। चलो क्वांटिटी का टोटल करो, कितना आ रहा है, 200, 300, 550, 550। अमाउंट का टोटल कर लो, 5 4 9 9 4 10,150 आया। वैसे ही इधर देखो, इशूड का देखो, क्वांटिटी 550 और अमाउंट भी कितना, 10,150। जबकि बैलेंस की बात अगर की जाए तो बैलेंस तो भैया नील है, नहीं समझे, तो यानी जितने का माल आया उतने का माल गया। दिस इज योर फीफो मेथड। कौन सा मेथड बन गया, मिल गया 15 नंबर। हाँ जी, फर्स्ट आउट है, हाँ जा रहे हो, हाँ बिल्कुल भेजो, लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रूल है, बस वो रूल है। आपको जितना आया जितना गया उसको निकालते जाओ, रेट वेट से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा वायदा नहीं देखते, जो आया पहले गया, इस रूल के अकॉर्डिंग चलती। बड़ा सिंपल मेथड है। कौन सा मेथड है, सिंपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? तो ये अपना सिंपल मेथड था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन बना के लाएंगे। कम से कम स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आप लोगों से, ठीक है? तो मुलाकात होगी अगले क्लास में लिफो मेथड के साथ। बाय।